जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नया वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट के लिए, मैथमेटिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए। और अभी आपको मालूम है कि पेपर 8 हम लोग जो है कि लगभग कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें से मात्र 3 और चैप्टर्स बचे हुए हैं, ठीक है। और अभी जो है कि हम लोग पेपर नंबर 9 भी स्टार्ट करने जा रहे हैं साथ ही के साथ, ताकि एग्ज़ाम को आप चेस कर पाओ। कारण ये है कि एग्ज़ाम 1 से 2 महीना में अगर हो जाएगा तो फिर आप क्या कीजिएगा, है ना। इसी वजह से हम लोग जो है कि आज जो है कि नया पेपर है ना, पेपर नंबर 9 राइमन इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, है ना। बहुत जन इसको रीमन इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शन भी कहते हैं। तो इसमें जनरली 6 चैप्टर्स हैं। पहला है राइमन थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन, पहला चैप्टर, और दूसरा है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, तीसरा है द गामा एंड बीटा फंक्शंस, एंड चौथा है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, और पांचवा है पावर सीरीज, और छठा है इंटीग्रल ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ये सब है। तो हम लोग पहला जो है कि चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं रीमान थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप लोगों को ये जनरली मालूम ही होगा कि इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, है ना, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वगैरह वगैरह, ये सब जो चीज़ें हैं आपने क्लास 12th में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा होगा। और आज और ये जो पेपर है पेपर नंबर 9, ठीक है ना, रीमान इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, इसमें हम लोग क्या जानेंगे, बहुत ही डिटेल्ड वे में हम लोग चीज़ों को समझेंगे। कि जैसा ये देखिए, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है और कुछ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी होता है जिसमें लिमिट नहीं होता है, लेकिन जिसमें लिमिट होता है उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। लोअर लिमिट अपर लिमिट डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो इसको डेफिनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पता चलता है, इसमें पता होता है कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, फंक्शन को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। और या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये इंटीग्रांड है तो इस इंटीग्रांड को कैसे इंटीग्रेट करना है। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग जो है कि रीमान इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शन में पढ़ते हैं। जैसे कि आपको मालूम है x⁵ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 5+1 अपॉन 5+1, है ना। ये होता है इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा करके, जहां 1/6 कोफिशिएंट है उसको बाहर करके x के प्लेस पर आप 2 पुट कीजिए, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, यही तो प्रोसेस होता है। लेकिन ये होता कैसे है, ये आखिर कैसे होता है, और इसको हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि इंटीग्रेशन एक्चुअली में रिप्रेजेंट किस चीज़ को करता है। और ये आपने एरिया ऑफ बाउंडेड फंक्शंस के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में, कि हम लोग किस प्रकार से किसी फंक्शंस का शेडेड रीजन का, किसी भी फंक्शंस का शेडेड रीजन का एरिया को निकालते हैं, तो वही क्या होता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। ये सब भी आप लोग को मालूम होगा। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिटेल्ड वे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, और यहाँ पर x इक्वल टू a कोई पॉइंट है, यहाँ पर x इक्वल टू b कोई पॉइंट है। ये हमारा y इक्वल टू fx का फंक्शन है, और आप कह सकते हैं कि y इक्वल टू fx का ये ग्राफ है, ठीक है। कोई कर्व ग्राफ होगा या सीधा भी हो सकता है ना। तो मान लीजिए मैंने कर्व ले लिया है। अब इस पॉइंट a पर x इक्वल टू a और इस पॉइंट x इक्वल टू b पर, ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ ना कुछ एरिया ये कवर कर रहा है, ठीक है, ये फंक्शन। और ये x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, मतलब ये फंक्शन और ये जो 2 पॉइंट्स है, ये जो 2 पॉइंट्स है, एक्सट्रीम पॉइंट्स, सामने इधर का और इधर का एक्सट्रीम पॉइंट्स, और ये फंक्शन के जो बाउंडेड एरिया है, या फिर आप कह सकते हैं, आप देख सकते हो कि फंक्शन जो है हमारा बाउंडेड है। कैसे फंक्शन बाउंडेड है, तो ये देखिए, इसका जो है कि x इक्वल टू बी और x इक्वल टू ए से मेरा फंक्शन बाउंडेड है। आप कह सकते हैं क्या कि x इक्वल टू बी से सारा वैल्यू क्या है, इस फंक्शन का जो है कि छोटा है, और x इक्वल टू ए से सारा वैल्यू फंक्शन का मेरा बड़ा है। तो ये बाउंडेड कैसे कह पा रहे हैं कि y इक्वल टू fx जो मेरा फंक्शन है वो बाउंडेड है। कैसे कह पा रहे हैं, क्योंकि x इक्वल टू बी जो है ना, ऐसा पॉइंट है ना, ये क्या बता रहा है, LUB, है ना, लीस्ट अपर बाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर आप कह सकते हैं सुप्रीमम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सब आप लोग पढ़ के आए होंगे सेमेस्टर 3 में, सेमेस्टर 3 प्लस सेमेस्टर 2 में भी रियल एनालिसिस में बहुत ही अच्छे तरीके से ये सब चीज़ आपने पढ़ा होगा कि लिस्ट अपर बाउंड यानी सुप्रीमम किसे कहते हैं। तो देखिए x इक्वल टू बी,
से ये जो है कि अगर नहीं मालूम है तो जरा समझिए कि कोई एक मान लीजिए सेट है 1, 2, 3 ऐसा कुछ है। तो 3 क्या है, 3 इस सेट S का 3 क्या है, लिस्ट अपर बाउंड है। ठीक है, क्योंकि लिस्ट अपर बाउंड हम लोग कहते किसे हैं, तो वैसा पॉइंट या वैसा नंबर जिससे सेट का सारा नंबर या एलिमेंट छोटा हो या उसके इक्वल हो। तो 3 एक ऐसा पॉइंट है जिससे इस सेट S का सारा नंबर या फिर एलिमेंट क्या है, छोटा है या इक्वल है। देखिए 3 खुद 3 के इक्वल है और सेट S का जितना भी एलिमेंट्स है 2 है 1 है वो या फिर 3 ही है, तो 3 से इक्वल है या फिर 3 से छोटा है कि नहीं। तो ये लिस्ट अपर बाउंड हो गया है ना 3, और जैसे कि 4, 5, 6 ये सब अपर बाउंड हो गया। तो सब देखिए जैसे कि 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सब जो है कि अपर बाउंड है। तो अपर बाउंड में सबसे छोटा कौन सा है, तो 3 ही है ना। इन सभी अपर बाउंड्स में 3, 4, 5 ये सारा का सारा नंबर अपर बाउंड हो रहा है, तो उसमें 3 छोटा है तो 3 लिस्ट अपर बाउंड हो गया। उसी प्रकार से B मेरा लिस्ट अपर बाउंड हो गया, यानी कि सुप्रीमम है ना, यानी कि अबव से बाउंडेड है, आगे से बाउंडेड है। और ये देख सकते हैं पीछे से, मतलब बिलो से बाउंडेड है ना, ये बाउंडेड बिलो हो गया, ये बाउंडेड बिलो हो गया, यानी कि ये लिस्ट अपर बाउंड ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया x इक्वल टू ए, क्योंकि इधर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे x इक्वल टू ए के लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, जिससे इस फंक्शंस के वैल्यू, ये जो y इक्वल टू एफ एक्स का जो फंक्शंस का वैल्यू है वो क्या होगा, बड़ा होगा। वो क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे कि x इक्वल टू ए पर कुछ ना कुछ यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू आता होगा, x इक्वल टू बी पर कुछ ना कुछ यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू आता होगा। तो x इक्वल टू ए से जब हम लोग कुछ यहाँ पर पॉइंट मान लीजिए कुछ भी यहाँ पर रहेगा, तो उसके एवज में हमको इस पॉइंट, इस जगह पर, इस पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग मुझे इस जगह पर कुछ ना कुछ फंक्शन का वैल्यू मिलेगा, फिर इस पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग मुझे कुछ ना कुछ इसमें फंक्शन का वैल्यू मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन का x इक्वल टू ए पर कुछ ना कुछ यहाँ पर वैल्यू आ रहा है और x इक्वल टू बी पर कुछ ना कुछ यहाँ पर वैल्यू आ रहा है। तो ये जो वैल्यू होगा ना, ये वैल्यू से ये वैल्यू बड़ा होगा, और ये जो x इक्वल टू बी पर जो वैल्यू आएगा, इन सभी वैल्यू से, जैसे कि x इक्वल टू बी पर जो वैल्यू आएगा, इन सभी वैल्यू से यहाँ पर भी लेस देन वैल्यू आएगा, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार का बात यहाँ पर होगा। तो कहने का मतलब मैं ये यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि कोई एक फंक्शन है, मान के चलिए, ठीक है, कोई एक फंक्शन है, इस प्रकार से कोई एक फंक्शन है, ठीक है, तो y इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन है, तो ये x इक्वल टू ए है और ये x इक्वल टू बी है। तो x इक्वल टू ए पर कुछ ना कुछ फंक्शन का वैल्यू आ रहा होगा, x इक्वल टू बी पर कुछ ना कुछ फंक्शन का वैल्यू आ रहा होगा। तो ये जो वैल्यू आ रहा होगा ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, और x इक्वल टू ए पर जो वैल्यू आ रहा है वो मिनिमम वैल्यू है। इससे x इक्वल टू ए पर फंक्शन का कुछ ना कुछ वैल्यू आता होगा, x इक्वल टू बी पर फंक्शन का कुछ ना कुछ वैल्यू आता होगा। तो x इक्वल टू ए से मतलब इस पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग मुझे कुछ यहाँ पर वैल्यू मिलेगा, इस पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग कुछ मुझे यहाँ पर वैल्यू मिलेगा, इस पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग मुझे यहाँ पर कुछ वैल्यू मिलेगा, तो इस पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग मुझे यहाँ पर वैल्यू मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि x इक्वल टू ए मेरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया और x इक्वल टू बी मेरा लिस्ट अपर बाउंड हो गया, है ना। अपर बाउंड में सबसे छोटा लिस्ट अपर बाउंड, है ना, x इक्वल टू बी के क्रॉसपोंडिंग जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगा वही मेरा लिस्ट अपर बाउंड होगा, और x इक्वल टू ए के क्रॉसपोंडिंग जो भी मेरा यहाँ पर वैल्यू आएगा वो मेरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा, है ना। उससे सारा का सारा फंक्शन का वैल्यू, सुनिए ध्यान से, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से फंक्शन का वैल्यू सारा का सारा क्या होता है, बड़ा होता है कि नहीं। और लिस्ट अपर बाउंड से, है ना, जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है उससे फंक्शन का सारा वैल्यू क्या होता है, बड़ा होता है या इक्वल होता है, ठीक है। जीएलबी से, है ना, फंक्शन का सारा वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है ना, या फिर उससे बड़ा होता है, जीएलबी से बड़ा होता है ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। और उसी प्रकार से लिस्ट अपर बाउंड से, है ना, फंक्शन का सारा वैल्यू लेस देन फंक्शन एफ एक्स से होता है या फिर इसके इक्वल होता है। ये सब चीज़ आप लोगों को मालूम ही होगा जनरली। तो कहने का मतलब ये है, जब भी कोई फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो हम लोग कहते हैं वो फंक्शन बाउंडेड है। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर जनरली बाउंडेड फंक्शंस पर ही बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि जो अनबाउंडेड फंक्शंस होगा, जैसे कि ये अनबाउंडेड फंक्शन है, ठीक है ना, तो इसका कुछ ना कुछ आगे से कोई, मान लीजिए यहाँ पर बाउंडेड है ना, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है लेकिन लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करता ही नहीं है, यानी कि लोअर बाउंड्स तो एग्जिस्ट करता है लेकिन अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इसको आगे से कोई बाउंड करने वाला है ही नहीं। तो इन फंक्शंस का हम लोग एरिया नहीं निकाल पाएंगे, है कि नहीं। तो यही बात है, हम लोग यहाँ पर जनरली बात करेंगे
वैसे फंक्शंस के ऊपर जो बाउंडेड हो। तो यहाँ पर जनरली हम लोग क्या लिए हुए, बाउंडेड फंक्शंस लिए हुए हैं और इसका एरिया यही होगा, इसका एरिया यही होगा। तो अब बताइए इस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स का जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे डेट मीन्स y इंटू डी एक्स, है ना। तो हम लोग कहने का मतलब एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमको इसका मैक्सिमम पूरा एरिया हमको मिल जाएगा। लेकिन इसके एरिया को फाइंड या कैलकुलेट कैसे करें, तो जरा समझिएगा। इसके एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इसके एरिया को कैलकुलेट करने के लिए जैसे आप देख पा रहे हैं हम लोग x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, इसको हम लोग पार्टीशन करेंगे। क्या करेंगे, पार्टीशन करेंगे, बांटेंगे, बंटवारा करेंगे, ठीक है ना। जैसे घरों में भी बंटवारा होता है ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पर बंटवारा करेंगे। अगर इसको बंटवारा कर दे भाई, अगर इसको बंटवारा कर दे, बहुत सारा पार्टीशन कर दे, और इसके बाद जो लोअर हाइट है x इक्वल टू ए पर लोअर हाइट है, तो लोअर हाइट पर से एक लकीर खींच देंगे, फिर इसको लोअर हाइट से फिर एक लकीर खींच देंगे। इन दोनों में लोअर हाइट क्या है, तो ये है, तो इस लोअर हाइट से एक लकीर खींच देंगे। फिर इन दोनों में लोअर हाइट क्या है, तो इन दोनों में से लोअर हाइट ये है, तो इसमें लकीर खींच देंगे। फिर इन दोनों में लोअर हाइट क्या है, तो इन दोनों में ये हुआ, ठीक है। इसके बाद है ना, बीच में थोड़ा सा गैपिंग रह ही जा रहा है, ठीक ना, आप देखिए बढ़िया से, है ना, हमेशा बीच में कुछ ना कुछ गैपिंग रह रहा है। इन दोनों में लोअर हाइट क्या है, तो ये है। फिर इन दोनों में लोअर हाइट क्या है, ये है। फिर इन दोनों में लोअर हाइट क्या है, तो ये है। तो इस प्रकार से ये हुआ। अब चूंकि ये हो गया काम खत्म, अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक का कुछ ना कुछ तो हाइट होगा ना भाई। x इक्वल टू ए कुछ पुट करोगे तो यहाँ पर f ऑफ ए आएगा, f ऑफ ए आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और ये हाइट आपको नोन होगा, मालूम होगा। जब ये हाइट आपको मालूम है ना, तो ये हाइट इसके पैरेलल है, तो ये हाइट इसके बराबर होगा। और यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, तो आपको लेंथ मालूम चल गया और ब्रेथ मालूम चल गया, यानी कि L इंटू बी करके आप इसका एरिया निकाल लोगे। आप इसका एरिया निकाल लोगे, ये है क्या, एक प्रकार का रेक्टेंगल है। और फिर इस प्रकार से इसका भी हम लोग रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, फिर इसका भी एरिया निकाल लेंगे और इसका भी एरिया निकाल लेंगे, और सिमिलरली इसका भी एरिया निकाल लेंगे। एंड इन दिस मैनर ऑल्सो वी कैन फाइंड that area and also we can find that area, है ना, and also we can find that area। और इस प्रकार से जब हम लोग ये पूरा एरिया को निकाल लेंगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस एरिया का नाम दे दिया मैंने A1 एरिया, फिर इस एरिया का नाम दे दिया A2 एरिया, फिर A3 एरिया, A4 एरिया, A5 एरिया, A6 एरिया, A7 एरिया, A8 एरिया। टोटल मान लीजिए A1 एरिया, A2 एरिया, A3 एरिया, ठीक है ना, A4, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, टोटल 8 एरिया आया। तो A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक भाई, तो A8 एरिया तक। सभी एरिया को हम लोग जोड़ देंगे तो हमको पूरा इसका पूरा एरिया निकल जाएगा, निकल तो आएगा। लेकिन सर यहाँ पर कुछ गैपिंग छूट गया, यहाँ पर भी 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 कुछ गैपिंग छूट गया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो सर पूरा जो है कि एक्यूरेट एरिया नहीं आ रहा है। तो बाबू क्या आ रहा है, एग्जैक्ट एरिया तो आ रहा है ना। और एक बात, ये लोअर हाइट के वजह से हमने एरिया निकाला है, तो जब ये जो एरिया आएगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सम करके ला रहे हैं, सम कर करके ना एरिया को ला रहे हैं, टोटल एरिया को या फिर अप्रोक्स एरिया को। तो इसको कहते हैं लोअर रीमन सम, लोअर रीमन सम, है ना। तो इस प्रकार से लोअर रीमन सम निकालेंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग अपर रीमन सम भी निकालेंगे। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट एरिया मेरा क्या है, एग्जैक्ट एरिया मेरा भाई ये है ना, ये टोटल एग्जैक्ट एरिया है। उसमें से एग्जैक्ट एरिया से मेरा लोअर रीमन सम छोटा हो रहा है, कम हो रहा है। लोअर रीमन सम देखिए एग्जैक्ट एरिया ये है, तो एग्जैक्ट एरिया से मेरा लोअर रीमन सम जो आ रहा है वो छोटा हो रहा है। और लोअर रीमन सम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप देख सकते हैं एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखें क्या कि इंटीग्रेशन एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो किस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है वो भी देखिए, और आगे भी मैं दिखाऊंगा। और अभी इसको पार्टीशन किए, मतलब बांटे, और आपको आगे मैं डेफिनेशन भी बताऊंगा पार्टीशन का, कि पार्टीशन का जो एक स्पेसिफिक डेफिनेशन होता है उसको भी मैं क्लियर करवाऊंगा। अभी देखिए बाबू क्या है कि मान लीजिए फिर से ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, और ये दो पॉइंट्स जो है कि x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, है ना। मान लीजिए x इक्वल टू ए पर एफ ए वैल्यू आया और x इक्वल टू बी पर हमारा एफ बी वैल्यू आया। ये दो पॉइंट जो है कि
फंक्शन को बाउंडेड कर रहा है, मतलब कि घेर रहा है ना, आगे से बाउंड कर रहा है और पीछे से बाउंड कर रहा है। तो फंक्शन इस प्रकार से बाउंडेड हो गया। अब जब फंक्शन बाउंडेड हो गया तो इसको हम लोग पार्टीशन कर देते भाई, पार्टीशन कर देते, बंटवारा करे, बंटवारा है ना, घर टूट चुका है तो बंटवारा कर दिए। अब बंटवारा जैसे ही किए तो हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए भाई। तो एरिया चाहिए, तो पिछले बार के केस में हमने लोअर हाइट लेकर के एरिया को निकाला था, इस बार के केस में हम लोग अपर हाइट लेंगे और एरिया को निकालेंगे। तो ये अपर हाइट है, तो ये अपर हाइट दो, देखिए इन दोनों में देखिए क्या है, तो अपर हाइट ये है, तो अपर हाइट ले करके एरिया ये हुआ, ठीक है। तो आप देखिए जो एग्जैक्ट एरिया से थोड़ा भाग गया है ना। देखिए फिर ये दोनों में अपर हाइट क्या है, तो ये है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और बढ़ाने के बाद इसको इसके साथ मैच करेंगे। इन दिस सिमिलर मैनर वी कैन फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिटेक्ट विच इज द ग्रेटेस्ट हाइट, है ना। तो हम लोग को पता चला इट इज द ग्रेटेस्ट हाइट टू कंपेयरिंग टू हाइट्स, है ना। देयर आर टू हाइट्स, है ना, मतलब कि एक रेक्टेंगल में आप देख सकते हैं दो हाइट्स है ना। रेक्टेंगल में जनरली एक ही हाइट होता है, जैसे कि रेक्टेंगल का एक ही लेंथ होता है ना, और वो लेंथ जो है कि दूसरे लेंथ के पैरेलल होता है, और रेक्टेंगल का एक ही ब्रेथ होता है जो कि दूसरे ब्रेथ के पैरेलल होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर माजरा ही अलग हो जा रहा है ना, यहाँ पर रेक्टेंगल तो एक ही है, ब्रेथ भी एक ही है, लेकिन लेंथ जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है एक का, और एक का छोटा हो जा रहा है। मतलब वही ना, कहने का मतलब ये है कि कोई एक आदमी है, उसका एक पैर बढ़ गया और एक पैर छोटा रह गया, तो बहुत बुरा बात लगता है ना। तो उसी प्रकार से इसका भी वही केस में, तो इसके टांग को बराबर करना होगा। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये मिला देते हैं भाई। मिला देने के बाद फिर ये क्या हो गया, ये दोनों को दोनों मिल गया। फिर हम लोग अपर हाइट को चूज करेंगे, ये अपर हाइट है तो इसको मिला दिए, फिर ये अपर हाइट है तो ये इसको मिला दिए। इससे ये फायदा होगा कि ये हमारा ये रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा, फिर ये इस रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया, क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम है, तो हाइट भी निकाल करके हम लोग जो है कि मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करके एरिया निकाल लेंगे। लेकिन आप क्या यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं, आप यहाँ पर नोटिस ये कर रहे हैं कि ये हमारा एक्चुअल फंक्शन था, और फंक्शन से इस फंक्शन के ऊपर में हमको एरिया मिल रहा है। देखिए ये एक्स्ट्रा हाइट, एक्स्ट्रा एरिया यहाँ पर आ गया, ये एक्स्ट्रा एरिया यहाँ पर आया, ये एक्स्ट्रा एरिया यहाँ पर आया, एग्जैक्ट एरिया मेरा यही था, है ना, और ये एक्स्ट्रा एरिया आया, ठीक है। इसके बाद फिर ये एक्स्ट्रा एरिया आया, क्या है कि नहीं, ये एक्स्ट्रा एरिया आया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एग्जैक्ट एरिया से यहाँ पर एरिया एक्स्ट्रा आ गया। तो आपने ये कब हुआ, जब आपने हाइट को, है ना, क्या लिया, मैक्सिमम लिया। यहाँ पर लोअर हाइट लिया, यहाँ पर अपर हाइट लिया, ठीक है। तो अपर हाइट के कारण जो भी आपका एरिया है, मान लीजिए कि ये एरिया A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ठीक है ना। टोटल एरिया A5 आया, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 कहाँ तक गया भाई, A5 तक एरिया गया। और इस टोटल एरिया को जब जोड़ेंगे तो हमको क्या मिला, क्या मिला भाई, अपर राइमन सम, इसको कहते हैं अपर रीमन सम या फिर अपर राइमन सम, है ना। इसको जनरली आप ऐसा भी लिख सकते हैं अपर रिमान सम। तो अपर रिमान सम मिल गया। अपर रिमान सम आपने देखा कि एग्जैक्ट एरिया से ज़्यादा था, है कि नहीं, और लोअर रिमान सम एग्जैक्ट एरिया से कम था, ठीक है। तो ये सब बाद में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से इस एरिया को भी हम लोग एग्जैक्टनेस की और टेंड्स करवाए। मतलब एग्जैक्ट एरिया तब कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर लोअर रिमान सम कर रहे हैं तो हमारा एग्जैक्ट एरिया से कम आ रहा है, यहाँ पर अपर रिमान सम कर रहे हैं तो एग्जैक्ट एरिया से ज़्यादा आ रहा है। तो हम लोग किस प्रकार से हम लोग एग्जैक्ट एरिया के करीब जाएंगे, ये भी चीज़ हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में सीखेंगे। और अभी हम लोग को तो अपर रिमान सम का डेफिनेशन बढ़िया से लिखना है, लोअर रिमान सम का डेफिनेशन अच्छा से लिखना है, पार्टीशन क्या होता है इसका डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। तो जनरली मैं आपको बता दूं पार्टीशन होता क्या है। पार्टीशन कहने का मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आप ऐसा मानिए कि मान लीजिए ए का वैल्यू मान लीजिए 1 है और बी का मान आप मान लीजिए 8 है, ठीक है ना। तो बताइए ये मान लीजिए कि ये जो सेट है ना, ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल क्या है, x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 2 ऐसा है मान लीजिए। तो अब इस इंटरवल मतलब 1 से लेकर के 2, तो मतलब ये जो मेरा फंक्शन f है ना, या फिर मेरा फंक्शन fx, आप f कहिए या फिर fx करिए, बतिया इस सेम। तो ये फंक्शन f मेरा इस 1 से लेकर के 2 जो इंटरवल है, क्लोज इंटरवल 1 से लेकर के 2 में क्या है भाई, तो ये f फंक्शन इस क्लोज इंटरवल 1 से लेकर के 2 पे बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है ना।
कॉन्सेप्ट क्लियर है कि x इक्वल टू x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 2 तक में मेरा f फंक्शन क्या है भाई, बाउंडेड है। क्या है भाई, बाउंडेड है ना, बाउंडेड है। ये बाउंडेड इंटरवल है ना, ये इंटरवल है, इस इंटरवल पर क्या है, मेरा फंक्शन बाउंडेड है। अब इसका कहने का मतलब ये है कि इस जो डोमेन है x इक्वल टू 1 से लेकर के 2 है ना, सॉरी 1 से लेकर के 8 है ना, 1 से लेकर के 8 इसमें बाउंडेड है। x इक्वल टू 1 पर कुछ वैल्यू मिलेगा फंक्शन का, x इक्वल टू 8 पर भी कुछ वैल्यू मिलेगा, और इस 1 से लेकर के 8 के बीच में बहुत सारा पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, जैसे कि 1.1 है, 1.3 है, 1.4 है, 2 है, 2.1 है, 2.2 है, 2.4 है, इस प्रकार से ढेरों सारा पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। तो मैं क्या करता हूं भाई, हम क्या करते हैं कि ये जो मेरा x इक्वल टू इंटरवल जो है, ये भी x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 8 जो क्लोज इंटरवल है, इसका पार्टीशन ढूंढते हैं। पार्टीशन, P फॉर पार्टीशन। तो इसका पार्टीशन क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक तो होगा 1, 2, 3 है ना, 1, 2, 3, फिर 4, फिर क्या होगा भाई, डायरेक्ट 7 है ना, डायरेक्ट 7 नहीं, डायरेक्ट हम 8 कर देते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, ये एक पार्टीशन हुआ। मतलब मैंने क्या किया, 1 से लेकर के 8 जो इंटरवल था उसको बांटा, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 8 में बांटा, ठीक है ना। तो पार्टीशन होने के लिए क्या चाहिए, पार्टीशन कोई भी, जैसे कि ये जो सेट है ना, ये जो सेट है रियल नंबर का, ये रियल नंबर का सेट ही एक्चुअली में पार्टीशन होता है। तो रियल नंबर का सेट पार्टीशन कब होता है, जब इसका पहला और इसका अंतिम है ना, उस जो भी सेट पार्टीशन बनना चाहता है इस इंटरवल का, जो भी सेट पी सेट अगर इस इंटरवल का पार्टीशन बनना चाहता है तो इसको दो क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। पहला कि इसका पहला पॉइंट और इसका अंतिम पॉइंट इस पार्टीशन के सेट का पहला पॉइंट हो और इसका अंतिम पॉइंट इसके अंतिम पॉइंट के बराबर हो। इसका पहला पॉइंट के बराबर, इसका अंतिम पॉइंट के बराबर, ये पहला क्राइटेरिया। और दूसरा क्राइटेरिया ये कि इसमें जो भी पार्टीशनिंग पॉइंट होगा, देखिए 2, 3, 4, 1, 8 ये सबको पार्टीशनिंग पॉइंट कहते हैं, क्योंकि यही सब जो है कि बंटवारा करने का जिम्मेदार होता है। फॉर एग्जांपल कोई घर में अगर मान लीजिए घर का ही बंटवारा हो रहा है तो उसमें क्या होगा, वो जो दीवार, जैसे कि एक दीवार इस परिवार का भी है, एक दीवार उस परिवार का भी है ना, होता है ना। जैसे कि एक बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली था, वो क्या होना चाह रहा है, प्राइवेट अपने में सेपरेट होना चाहता है, ठीक है ना। तो वो दीवार क्या करता है, एक दीवार दो परिवार को बांट देता है, फिर अगला दीवार फिर अगला दो परिवार को बांट देता है। तो इस प्रकार से वो दीवार क्या कहलाएगा, पार्टीशनिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है ना। सिमिलर मैनर में ये जो 2 है पार्टीशनिंग पॉइंट कहलाएगा। जैसे कि ये मान लीजिए ये जो है कि 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है, तो ये पहला एरिया दूसरा एरिया को बांटने के लिए 2 काम करेगा, है ना, 2 पार्टीशन पॉइंट का काम करेगा। फिर 3 भी क्या करेगा, 2 से लेकर के 3 जो इंटरवल बन रहा है, सब इंटरवल 2 से लेकर के 3 और 3 से लेकर के 4, है ना। ये मान लीजिए कैसे हम एग्जांपल दे, देखिए समझिएगा। ये मान लीजिए 2 है, ये मान लीजिए 3 है, ये मान लीजिए 4 है। तो 2 से लेकर के 3 और 3 से लेकर के 4, तो 2 से लेकर के 3 भी एक सब इंटरवल बन रहा है और 3 से लेकर के 4 भी एक सब इंटरवल बन रहा है। तो इसको, इस एरिया को और इस एरिया को बांटने वाला कौन है, तो भाई 3 है। तो 3 इज कॉल्ड पार्टीशनिंग पॉइंट एंड 4 है, यहां पर मान लीजिए 5 है। तो 4 और 5 के बीच में 3 और 5 के बीच में मेरा 4 जो है कि पार्टीशनिंग पॉइंट है, ठीक है ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो P इक्वल्स टू P मेरा पार्टीशन तभी कहला सकता है इंटरवल 1 से लेकर के 8 का, जब P मेरा P का पहला पॉइंट और P का अंतिम पॉइंट इंटरवल का पहला पॉइंट और इंटरवल के अंतिम पॉइंट के इक्वल हो। और दूसरा कंडीशन ये कि ये सभी के सभी पार्टीशनिंग पॉइंट असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, मतलब छोटे से बड़े, यानी कि 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3 और 3 से बड़ा 4 और 4 से बड़ा 8, ये भी है। तो दोनों क्राइटेरिया को जब फॉलो करता है तभी जाकर के हम लोग P को पार्टीशन कहते हैं, P को पार्टीशन कहते हैं। अच्छा, ये तो एक पार्टीशन P1 मान लीजिए हुआ। अब इसी प्रकार से P2 पार्टीशन भी तो हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 8 ऐसा कुछ हो सकता है। ये भी पार्टीशनिंग पॉइंट हो गया। यहाँ पर कितना पार्टीशनिंग पॉइंट हुआ, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पार्टीशनिंग पॉइंट हुआ। समझे कि नहीं समझे। यहाँ पर कितना था, तो 1, 2, 3, 4, 5 था, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पार्टीशनिंग पॉइंट बढ़ाइएगा, जितना ज्यादा पार्टीशनिंग पॉइंट बढ़ाइएगा, तो देखिए बात को समझिएगा। यहां पर एक और बात मैं इरेज करके बताता हूं, जितना ज्यादा पार्टीशनिंग पॉइंट बढ़ाइएगा, क्या मैंने बोला, ध्यान दीजिएगा बाबू, देखिए ध्यान दीजिए। ये हमारा फंक्शन है
अब यहाँ पर ये और ये 2 पॉइंट्स है, बाउंडेड पॉइंट्स है, तो मैंने यहाँ पर 1 नाम दिया, यहाँ पर 8 नाम दिया। सबसे पहले मान लीजिए 1 2, यहाँ पर देखिए क्या किया मैंने, ये 2 है भाई और ये क्या है भाई 3 है कि नहीं, और इसके बाद फिर मान लीजिए ये आपका है 4, ठीक, तो 4 है। तो मैंने क्या किया कि इसमें जो एरिया निकलेगा, इसमें जो एरिया निकलेगा वो ऐसा निकलेगा, इतना निकलेगा, क्या क्लियर है। फिर इसमें एरिया इतना निकलेगा, इतना निकलेगा, फिर इतना निकलेगा, ठीक है ना। हम लोअर रीमन सम का बात कर रहे हैं, लोअर रीमन सम का, ठीक है, लोअर रीमन सम का। तो ये एरिया निकला। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर 1 2 3 4 और 5 पार्टीशनिंग पॉइंट था, तो 1 2 3 4, अगर 5 पार्टीशनिंग पॉइंट था तो एरिया कितना हुआ, 4 हुआ। 1 2 3 4 एरिया में बंटवारा हुआ, तो 4 एरिया हुआ। तो 4 एरिया हुआ तो कुछ ना कुछ अभी भी जो है कि कुछ ना कुछ जो है कि एरिया एक्स्ट्रा छूट रहा है ना। जो मेरा रिक्वायर एरिया है, एग्जैक्ट एरिया से एरिया मेरा छूट रहा है। तो फिर मैं क्या करूंगा, पार्टीशनिंग पॉइंट और बढ़ा दूंगा। पार्टीशनिंग पॉइंट 1 2 3 4 5 के जगह पर मैं क्या करता हूं 1 2 3 4 5 6, मतलब एक और बढ़ाता हूं। 4 और 8 के बीच मैंने क्या किया 5, यहाँ पर 5 डाल दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों में क्या है भाई, इन दोनों में लोअर कौन है, तो इन दोनों में लोअर ये है, ठीक है, ये हो गया। इन दोनों में लोअर कौन है, ये हुआ। तो मेरा जो इतना एरिया पहले छूट रहा था अब वो कम छूटेगा। जितना ज़्यादा आप पार्टीशनिंग पॉइंट बढ़ाइएगा आप एग्जैक्ट एरिया के उतना ज़्यादा करीब आते जाइएगा। फिर मैंने क्या किया भाई, ये तो किया ही किया, ये तो मैं कर ही रहा हूँ। और 5 और 8 के बीच में भी ढेर सारा पॉइंट होता है। फिर 5 और 8 के बीच में 6 ले लूँगा, 7 ले लूँगा। फिर जो है कि बहुत सारा स्ट्रिप्स होगा, बहुत सारा स्ट्रिप हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हम, ठीक। तो जितना ज़्यादा आप पार्टीशनिंग पॉइंट्स लेंगे उतना ज़्यादा एरिया में एरिया एग्जैक्ट एरिया के करीब आप पहुंच पाएंगे। देखिए इसको मैं इरेज करके फिर से इसमें अगर करता हूं तो आप देखिएगा बहुत मज़ा आएगा। देखिए अगर मान लीजिएगा कि ऐसा है और ये मान लीजिए ऐसा है, तो ऐसा है तो फिर आगे कैसा होगा। तो मान लीजिए ये एक, मान लीजिए ऐसा समझिए, ऐसा समझिए। मान लीजिए एक पार्टीशनिंग पॉइंट है भाई, मेरे एक पार्टीशनिंग पॉइंट है। तो एक पार्टीशन पॉइंट ये है, तो यहाँ पर लोअर हाइट ये हो गया, इसका लोअर हाइट ये हो गया। तो इसके बाद एरिया देखिए ये निकल गया, ये निकल गया। और देख सकते हैं कितना एरिया बच रहा है कि नहीं, कितना एरिया बच रहा है। इसका हाइट और इसका ब्रेथ लेकर के मल्टीप्लाई करके इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका हाइट और इसका ब्रेथ लेकर के इसका एरिया निकाल लेंगे। लेकिन अगर हम लोग पार्टीशनिंग पॉइंट बढ़ाते हैं तो मान लीजिए ये बढ़ा दिया मैंने, ठीक है, तो फिर मान लीजिए ये अगर बढ़ा देंगे, है ना, तो ये बढ़ा देने से फायदा क्या हुआ भाई, है ना, ये इसको बढ़ाने से क्या फायदा हुआ, इसको बढ़ाने से अभी कुछ फायदा नहीं हुआ, वो एरिया वही आ रहा है, अभी भी वही आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, और एक लकीर खींच दिया मैंने। अब देखिए क्या होगा, यहां पर जो एरिया छूट रहा था वो एरिया अब नहीं छूटेगा, क्योंकि देखिए इसके साथ मैच कर देंगे तो ये एरिया आ गया, देखिए आ गया ना, इसका हाइट और इसका ब्रेथ लेकर के इसका ये एरिया आ गया। अब इसके इसी कड़ी में ये हाइट को इसके साथ मैच कर देंगे तो देखिए ये जो एक्स्ट्रा एरिया छूट रहा था वो एरिया आ गया, इसी के अंडर में आ गया। फिर मैं अगर इस यहाँ पर एक और पार्टीशनिंग पॉइंट दूंगा या पार्टीशनिंग वॉल दूंगा तो मैं एक और एरिया लेकर के आ सकता हूं। देखिए ये एक्स्ट्रा जो एरिया छूट रहा था उसको भी मैंने ले आया। फिर एक और हाइट दूंगा तो मैं एक और पार्टीशनिंग पॉइंट दिया तो और मेरा एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है। मतलब जो एग्जैक्ट के करीब मैं देख रहा हूं कि देख रहे हैं आपके एग्जैक्ट के करीब हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसको निकालने का कोई एग्जैक्ट फार्मूला तो नहीं है बाबू कि आप फार्मूला लगाए और आपका आंसर आ जाए। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, स्ट्रिप्स में बांट देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये साइज देख करके लग रहा है या शेप देख करके लग रहा है कि कोई एक रेगुलर शेप है, जैसे कि मान लीजिए कोई रेगुलर पॉलीगॉन है या फिर सर्कल है या फिर रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है, कुछ ऐसा लग रहा है देख करके। अगर स्क्वायर होता तो फिर एरिया निकाल लेते हैं भाई साइड इंटू साइड करके। अगर रेक्टेंगल होता लेंथ इंटू ब्रेथ करके निकाल लेते हैं, ठीक ना। अगर सर्कल होता तो पाई आर स्क्वायर लगा लेते। अगर सिलेंडर होता तो फिर हम लोग मतलब एरिया निकाल लेते हैं उसका भी 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर आर प्लस एच फुल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, TSA CSA। इस प्रकार से मतलब हम लोग फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बड़ा किए हैं, बहुत किए हैं। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होने जा रहा है, क्योंकि इरेगुलर शेप में अगर चीजें आ जाएगी तो आप कैसे निकालोगे। तो ये सब चीज कौन बताती है। यहाँ पर 2D पर बात हो रहा है, याद रखिएगा, 3D पर बात नहीं हो रहा है ना। फुटबॉल पर बात नहीं करेंगे, गोला पर बात नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है इन फ्यूचर, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन। जैसे डबल इंटीग्रेशन आपका जो है कि है ना 3D मतलब कि एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना। ट्रिपल जो है कि वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। ये सब मैं बताऊंगा आगे आने वाले क्लासेस में, लेकिन अभी वो सब जनरली जब जरूरत होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो यहाँ पर मैंने ये बोला भाई
क्या बोला कि जितना ज्यादा पार्टीशनिंग पॉइंट उतना ज्यादा एग्जैक्ट एरिया के करीब। अच्छा, यही चीज क्या अपर रायमन सम में भी होगा? देखते हैं भाई क्या होता है। अगर यही चीज अगर अपर रायमन सम में करते हैं तो क्या होता है, जरा देखिए तो जरा, है ना। मैं जनरली आज डेफिनेशन वगैरह मैं नहीं लिखवा पाऊंगा मुझे लगता है, क्योंकि ये थ्योरी ही देते देते समझाते समझाते ही आज टाइम निकल आएगा, मुझे तो ऐसा लगता है। 29 मिनट हो गया, लो कर लो बात, ठीक है। चलिए, ये ऐसा हुआ तो मैं अगर ऐसा किया, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर इसको छोटे छोटे बांट देते, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब बांट दीजिए। बांट देने से क्या होगा कि आप जो है कि अपर हाइट से मैच कीजिए, अपर हाइट से मैच कीजिए, ठीक है ना, अपर हाइट से मैच कीजिए, अपर हाइट से मैच कीजिए, ठीक है ना, अपर हाइट से मैच कीजिए, अपर हाइट से मैच कीजिए, है ना। इसके बाद फिर अपर हाइट से मैच कीजिए। तो आप देखिए पहले जो है कि एरिया एक्स्ट्रा ज़्यादा ले रहा था, अब एक्स्ट्रा एरिया से थोड़ा कम है, यानी कि आप देखिए एग्जैक्ट एरिया के करीब आ रहे हैं। आप ऊपर से नीचे की ओर ढल रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर ढल रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट एरिया के करीब आ रहे हैं। तो यही चीज सेम अपर रायमन सम में भी हो रहा है और लोअर रायमन सम में भी हो रहा है कि जितना ज़्यादा आप स्ट्रिप्स लेंगे, जितना ज़्यादा पार्टीशनिंग पॉइंट्स लेंगे, आप एग्जैक्ट एरिया के उतने करीब चले जाएंगे। तो आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 2 में, जहाँ पर इसके प्रॉपर डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।